बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे महान नेता के बारे में जो संस्कृत गणित के प्रकांड विद्वान थे, जो पेशे से वकील थे लेकिन एक समाज सुधारक भी थे। ऐसे तो नेता लोग बन जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसे नेता थे जिनको लोगों ने स्वयं ही अपना नेता मान लिया था। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में होता है। उनके पिताजी का नाम रामचंद्र पंत होता है, जो कि पेशे से एक शिक्षक होते हैं और उस समय के प्रख्यात शिक्षक होते हैं, और वो संस्कृत के विद्वान भी होते हैं। उनकी माता का नाम पार्वती बाई था। बाल गंगाधर तिलक का बचपन का नाम केशव होता है और लोग उन्हें प्यार से बलवंत कहते हैं। बलवंत उनके दादाजी का नाम होता है, जिसी से उनका नाम बाल पड़ता है और नाम उनका हो जाता है बाल गंगाधर तिलक। जब बाल गंगाधर तिलक का जन्म होता है वो समय होता है 1856 का, और उसके ठीक एक साल बाद 1857 की क्रांति होती है। तो जाहिर सी बात है कि उनका बचपन जो बीता होगा वो 1857 की क्रांति की गाथाओं को सुनते हुए बीता होगा। तो उनका बीज जो हुआ, उनके दिमाग में जो बीज है वो क्रांति की बोई गई होगी। तो वो अपने दादाजी से अक्सर क्रांतिकारियों के बारे में कहानी सुना करते थे, और ये भावना उनके अंदर इतनी घर कर गई कि बचपन से ही उन्हें देश प्रेम जाग गया और वो अंग्रेजों के प्रति उनमें अंदर से घृणा का भाव जागृत हो गया। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो बचपन से ही बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे। वो जब 3 साल के थे तब उन्हें संस्कृत के श्लोक बोलने आते थे, और जब 5 साल के हुए तो उन्हें बहुत सारे संस्कृत के श्लोक आते थे, और गणित में वो हमेशा ही अव्वल रहते थे। उनके बचपन की 1-2 कहानियां हैं जिससे पता चलता है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो बचपन से ही स्वावलंबी थे। एक बार उन्हें चौसा खेलने का मन करता है। चौसा जो लूडो की तरह गेम होता है, आपने महाभारत में देखा होगा। चौसा जो होता है वो पासे फेंकने वाला गेम होता है, तो उनके साथ कोई खेलने वाला नहीं होता है। तो वो एक खंभे के पास चले जाते हैं, वहां खड़े हो जाते हैं, और एक हाथ को जो है वो उस खंभे का बना देते हैं और दूसरे हाथ को जो है वो अपना बना लेते हैं, और दोनों हाथों से वो चौसा खेलते हैं। और खेलते हुए वो 3 बार हार जाते हैं उस खंभे से। तो उनकी दादी जो है वो हंसकर बोलती हैं कि अरे बेटा, तुम खुद ही खेल रहे हो और तुम खंभे से हार जा रहे हो। तो वो बोलते हैं कि मैं खंभे का जो हाथ है वो दाया हाथ बनाया हूँ, और मैं जो है इसके साथ इसलिए हार रहा हूँ क्योंकि इसका जो अपना मजबूत हाथ था इसे दे दिया और अपने कमजोर हाथ को अपना बनाया हूँ ताकि मैं इसे भी मजबूत कर सकूँ। तो आप देखते हैं कि वो कितने न्यायप्रिय हैं और कितने बुद्धिमान हैं। दूसरी घटना ये होती है कि एक बार कक्षा में जो है वो बच्चे जो है गंदा कर देते हैं। टीचर उन्हें सफाई करने के लिए बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं सफाई नहीं करूंगा क्योंकि मैंने गंदा किया ही नहीं है। फिर उस शिक्षक उनके पिताजी को बुलाकर बोलते हैं कि देखिए, आपका जो बच्चा है वो इस तरह से बोल रहा है कि मैं सफाई नहीं करूंगा। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि मुझे अपने बच्चे के बारे में पता है, मैं उसे पैसे देता नहीं हूँ कि वो कुछ बाहर का चीज़ खाए और उससे यहाँ फेंके क्लासरूम में। और जहाँ तक उसके बात कहने की बात है, तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरा बेटा जो है वो झूठ नहीं बोलता है। तो बाल गंगाधर तिलक का बचपन कुछ ऐसा था, उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था। अब क्या होता है कि जब वो 10 वर्ष के होते हैं तो उनके पिताजी का जो ट्रांसफर है वो पूना में हो जाता है, और वो पूना में आ जाते हैं। उनकी पढ़ाई यहीं शुरू हो जाती है। उसके बाद उनकी माताजी का मृत्यु हो जाती है। फिर लगभग 16 वर्ष की अवस्था में तिलक जी की शादी तापी बाई से कर दी जाती है, जो उस समय 10 वर्ष की होती हैं। बाद में तापी बाई का नाम सत्यभामा कर दिया गया। शादी के 1 साल बाद उनके पिताजी की मृत्यु भी हो जाती है। अब तिलक जी की जो लालन पालन की भार है वो उनके चाचा चाची पे आ जाता है, और चाची जो है वो उन्हें बहुत प्यार करती है, अपने पुत्र के समान उन्हें प्यार करती हैं, और उनका लालन पालन बहुत अच्छे से वो लोग करते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए जब उनका अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में एडमिशन होता है तो उनकी चाची को इस बात की चिंता हो जाती है कि कहीं मेरा बच्चा जो है वो अंग्रेजी रंग में ना रंग जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तिलक जो है वो भारतीय सभ्यता के अनुसार ही रहते हैं।
अपने आगे का जीवन भी वो भारतीय परंपराओं के अनुसार ही तय करते हैं। तिलक जी 1877 में बीए की परीक्षा पास करते हैं कि परीक्षा पास करने के बाद वो लॉ की पढ़ाई करते हैं और 1879 में वो लॉ की परीक्षा भी पास कर जाते हैं। इसके बाद पढ़ाई के दौरान ही इनकी जो दोस्ती है वो आगरकर के साथ होती है, चिपलुनकर के साथ होती है और वहाँ पे वो देखते हैं कि जो अंग्रेजी जो स्कूल है वहाँ जो पढ़ाई कराई जा रही है वो हमारे हिसाब से नहीं कराई जा रही है। उस समय तिलक जी उसी समय यह भाप गए थे कि अंग्रेज जो है वो भारतीयों को सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि हमारे यहाँ काम करने वाले क्लर्क तैयार किए जा सकें। इसलिए वो चाहते हैं कि सबसे पहले जो बदलाव किया जाए वो शिक्षा में किया जाए। तिलक जी कहते हैं कि अगर हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को अपनी परंपराओं, अपनी सभ्यताओं को सिखाना है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में उसका बदलाव करना होगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो आदमी के मन मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है और अंग्रेज कर भी यही रहे थे। वो भारतीयों को, भारतीय की जो परंपराएं थी उन्हें नीचा दिखा रहे थे। वो संस्कृत वगैरह जैसे सब्जेक्ट थे उन्हें उतनी महत्व नहीं देते थे अंग्रेजी के आगे, और आज के समय में भी यही किया जा रहा है। इसका विरोध करते हैं तिलक जी और बोलते हैं कि ठीक है, हम अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराएंगे लेकिन उसे अपने हिसाब से कराएंगे। इसके लिए वो 1880 में अपने दोस्त आगरकर और चिपलुनकर के साथ मिलकर पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना करते हैं और इस स्कूल को वो लोग बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं, जिसकी तारीफ जो है खुद भारत में रह रहे अंग्रेजों ने भी की। के बाद स्कूल खोलने के बाद जो है तिलक जी ये सोचते हैं कि अब जो जनमानस है उसे अब उसको जागृत किया जाए, उसके अंदर देश प्रेम को जगाया जाए, क्योंकि बहुत जरूरी था कि लोग जो है उन्हें बताया जाए कि अंग्रेज जो है वो क्या कर रहे हैं, वो आपके हित के बारे में क्या कर रहे हैं, उनका जो कोई कार्य नीति है वो क्या है। तो इसके लिए वो पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरते हैं और 2 पत्रिकाओं का संपादन करते हैं जिसका नाम है मराठा और केसरी। सबसे पहले मराठा पत्र निकलती है, फिर उसके 2-3 दिन बाद केसरी पत्र का संपादन किया जाता है। यहाँ एक चीज आप नोट कर लेंगे कि मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में आती थी और केसरी जो थी वो मराठी भाषा में आती थी। बहुत से एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि मराठा पत्रिका जो है वो किस भाषा में आती थी, और यहाँ पे सभी, चूंकि मराठा नाम है इसलिए मराठी उसका आंसर कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। मराठा अंग्रेजी भाषा में आती थी और केसरी मराठी भाषा में आती थी। इन दोनों पत्रिकाओं के माध्यम से जो है वो तिलक जी जन जागृति लाते हैं और इसमें काफी हद तक वो सफल हो जाते हैं। यहाँ तक कि अंग्रेजों की नीति के बारे में वो इतनी तीखी प्रतिक्रिया उसमें व्यक्त करते हैं जिसका विरोध अंग्रेज करने लगते हैं, और इसके कारण आप आगे देखेंगे कि तिलक जी को उन्होंने इसी बहाने कहीं ना कहीं जेल में डाल दिया था। अपनी पत्रिका निकालने के बाद फिर से कुछ भारत के कुछ गणमान्य लोगों के साथ में मिलकर सन 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं तिलक जी। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले भी होते हैं, फिरोज शाह मेहता भी होते हैं और बहुत से नामी लोग होते हैं उस समय। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कर दी जाती है और इसी के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजों को खोला जाता है, जिसमें से 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज को खोला गया। फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत से ऐसे क्रांतिकारी थे जो पढ़कर निकले थे। बहुत से ऐसे नेता जो थे वो फर्ग्यूसन कॉलेज से ही पढ़कर निकलते हैं। के अंतर्गत फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना कर दी जाती है, लेकिन इसमें तिलक जी जो है वो ज़्यादा दिन इस सोसाइटी में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले के साथ उनके कुछ वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, जिसके चलते तिलक जी जो है वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ देते हैं और अपना जो सारा ध्यान है वो अपने पत्रकारिता पे देते हैं। वो अपने जो उनकी पत्रिका थी मराठा और केसरी, उसी पे उनका पूरा ध्यान आ जाता है। अब तिलक जी जो है वो सोचते हैं कि जो भारत की जनता है इसमें बड़ा ही बिखराव है, खास करके हिंदू धर्म में वो देखते हैं। इसके लिए वो 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत करते हैं। उनका मानना था कि जीवन में जो है वो उत्सव का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि
क्योंकि उत्सव हमें नया उत्साह देता है, हमें खुशियाँ देता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और ये एक ऐसा अवसर है जिसमें हम एक दूसरे से मिलते हैं। इसी के लिए जो है तिलक जी 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत करते हैं और ये बड़ा ही फेमस होता है महाराष्ट्र के क्षेत्र में। यहाँ तक कि महाराष्ट्र से बाहर भी ये उत्सव का जो है आयोजन होने लगता है। इसी से प्रेरित होकर 1895 में वो शिवाजी महोत्सव की भी शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो आगे आने वाली है वो जाने कि हमारे मराठा जो थे, हमारे मराठी लोग जो थे वो कितने वीर थे। इस मराठी जन्मभूमि को वीरों की भूमि कहा जाता है। तो ये बताने के लिए, लोगों को एकत्रित करने के लिए, जनमानस को इकट्ठा करने के लिए, उसमें सौहार्द और प्रेम को भरने के लिए वो शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करते हैं। और शिवाजी महोत्सव जो है वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता था, आज भी मनाया जाता है। उन्हीं की प्रेरणा से आज भी महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव होता है। 1897 में पूना शहर में प्लेग फैल जाता है। यहाँ तक कि पूना ही नहीं, इसके साथ साथ महाराष्ट्र के काफ़ी जगहों पर प्लेग फैल जाता है। इसके लिए अंग्रेजों ने एक टीम का गठन किया, जो टीम घर घर जाकर लोगों की जांच करती थी। इस जांच में ये बात सामने आई कि जो टीम जाती है लोगों के घर में जांच करने के लिए, वहाँ पे औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। इसके लिए जो है तिलक बहुत इसका कड़ा विरोध करते हैं और अपनी पत्रिका में इस कृत्य के प्रति तीखी प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त करते हैं। और भाषण में उनके द्वारा ये कहा जाता है कि इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और वो भाषण में कहते हैं कि देखिए, जो दुष्ट लोग हैं उसको मारना जो है वो धर्म संगत है। अगर ऐसा कोई कृत्य करता है, हालांकि वो भगवत गीता का उदाहरण देते हैं कि किस तरह से द्रौपदी का चीरहरण किया गया और उस समय वहाँ जितने भी लोग उपस्थित थे उनको अगर दंड मिला तो ये उचित था। तो शायद इसी से प्रेरित होकर चापेकर बंधु जो थे, उन्होंने उसके 2 अधिकारी रेम्ड और आर्यस्ट की हत्या कर दी। रेम्ड और आर्यस्ट की हत्या हो जाती है और इस हत्या का आरोप अंग्रेज जो है वो सीधे सीधे तिलक जी पर लगा देते हैं कि आप ही के लिखने के कारण, आप ही के भाषणों से ये लोग प्रेरित होकर और हमारे 2 अधिकारियों की हत्या कर देते हैं। और इसके लिए तिलक जी को 18 महीने की सजा दे दी जाती है। इसमें एक घटना ये होती है कि जब कोर्ट में जाते हैं और वहाँ जज जो अपनी बात रखते हैं कि आपको सजा दी जाती है, तो उस समय जज बोलते हैं कि हम आपसे ये उम्मीद नहीं करते हैं कि आपके जैसा विद्वान व्यक्ति जो है वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा। क्योंकि अंग्रेज भी जानते थे, यहाँ तक कि मैक्स मुलर जो लेखक थे वो तिलक जी के काफ़ी प्रशंसक थे। अंग्रेज अधिकारी भी जो थे तिलक जी की विद्वता के जो थे वो प्रशंसक थे, क्योंकि तिलक जी न सिर्फ संस्कृत के ही विद्वान थे, बल्कि वो संस्कृत के अलावा गणित और खगोल विज्ञान और हिंदू धर्म के भी प्रख्यात विद्वान थे, जिससे अंग्रेजों में भी उनके प्रशंसक बहुत थे। तो जब जज जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम आपसे ये उम्मीद नहीं करते हैं कि आपके जैसा विद्वान व्यक्ति जो है वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा, तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो सही भाषा का ही प्रयोग किया था, जो जैसा करेगा उसे उसी तरह का उसे न्याय मिलेगा। तो वो जज बोलता है कि ठीक है, तो हम आपको 18 महीने की सज़ा देते हैं। जब उन्हें 18 महीने की सज़ा दे दी जाती है तो मुंबई में जगह जगह पर हड़तालें होती हैं, व्यापारी जो होते हैं वो हड़ताल करते हैं, बहुत सारे लोग हड़ताल करते हैं। लेनिन जो है वो तिलक जी के बारे में बोलते हैं कि अब भारत में जो है वो सर्वहारा वर्ग में जो है वो चेतना जागृत हो चुकी है। मैक्स मुलर भी जो तिलक को सजा दी गई थी उसके खिलाफ बोलते हैं कि ये सही बात नहीं है, क्योंकि इसमें ये कहीं से भी संबंधित नहीं थे। इतना दबाव पड़ता है कि उनको 18 महीने से पहले ही लगभग 1 साल में ही उन्हें छोड़ दिया जाता है। 1898 में तिलक जी जो है वो जेल से बाहर आ जाते हैं और फिर से अपनी जो है सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगते हैं। 1890 में तिलक जी जो है वो कांग्रेस से जुड़ गए होते हैं, लेकिन 1899 के मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में वो भाग लेते हैं। वहाँ भाग लेते हैं और वहाँ पे वो जो है वो कांग्रेस की कार्य करने की नीति से जो है वो अवगत होते हैं कि कांग्रेस जो है वो किस तरह से कार्य करती है। वहाँ पे वो देखते हैं कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ अनुनय, विनय, याचना पत्र ही सब तरीकों से जो है वो काम करती है।
तिलक जी कुछ कर पाते। इससे पहले ही 1905 में जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है वो बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। इस विभाजन का तिलक जी जो है पुरजोर विरोध करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना होगा। और उस समय वो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं और ये आंदोलन इतना व्यापक होता है कि महाराष्ट्र से बढ़कर बंगाल, बिहार, सीमांत प्रदेश सभी क्षेत्रों तक फैल जाता है और ये बंगाल विभाजन का जो है वो व्यापक तौर से विरोध किया जाता है। तिलक जी जो है वो कांग्रेस की कार्यनीति पर उतनी भरोसा नहीं करते। उन्हें उनका काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो जो है वो उस अनुनय विनय की जो नीति है वो उन्हें पसंद नहीं आती। और तिलक जी कांग्रेस के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने एक नया आइडिया सेट किया था कि नहीं, हमें ये अनुनय विनय छोड़कर अंग्रेज जो है ये हमारे लिए कभी अच्छा काम नहीं करेंगे, हमें इन्हें मार भगाना होगा, हमें स्वराज चाहिए, हमें सिर्फ डोमिनियन स्टेट से हमारा काम नहीं चलेगा, हमारा ये देश है, हमें स्वराज चाहिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बड़े ही कड़े शब्दों में कहते हैं तिलक जी कि मुझे अपना स्वराज चाहिए, मुझे अपना पूरा का पूरा देश चाहिए। यहाँ तक कि जो अंग्रेज जो थे वो जो हमारे सामाजिक सुधार कर रहे थे इसके भी तिलक जी विरोधी थे। लेकिन इसका कतई मतलब ये आप नहीं लगा लीजिएगा कि वो जो थे वो रूढ़िवादी थे, नहीं, वो रूढ़िवादी नहीं थे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज जो है वो हमारे यहाँ सामाजिक सुधार करे। वो चाहते थे कि ये सामाजिक सुधार करने के लायक हम हैं और हम कर सकते हैं और हम अपने तरीकों से करेंगे। इसमें एक बड़ा ही प्रश्न पूछा जाता है कि जो लड़कियों के विवाह का जो एज था वो 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया, तो इसका तिलक जी विरोध करते हैं। ये प्रश्न काफी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि वो कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने लड़कियों के शादी की उम्र बढ़ाने का विरोध किया था। आप कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है, अंग्रेज जो थे वो अच्छे काम कर रहे थे, वो समाज सुधार कर रहे थे, तो तिलक जी इसका विरोध क्यों करते हैं? तिलक जी इसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि तिलक जी जो है वो अंग्रेजों की नीति जो है उससे वो वाकिफ थे। वो जानते थे कि ये कोई भी काम जो है वो गलत तरीके से पेश करते हैं। अंग्रेज करते क्या थे? अंग्रेज जब हमारे धर्म में समाज सुधार करते थे, जब हिंदू धर्म के अंतर्गत कोई सामाजिक सुधार किया जाता था, ये समाज सुधार के लिए तो किया जाता था, साथ साथ ये भी किया जाता था कि हिंदू धर्म की कुरीतियों को दिखाने के लिए ज्यादा किया जाता था कि देखिए आपका धर्म जो है वो कितना खराब है। ये चीज तिलक जी को पसंद नहीं थी। वो ये कहते थे कि ठीक है, सामाजिक सुधार होने चाहिए, लेकिन ये हम करेंगे, हम भारतीय करेंगे, ना कि अंग्रेज करेंगे। तो आप इस बात से अंदाजा नहीं लगाइएगा कि तिलक जी जो थे वो रूढ़िवादी थे। वो बिल्कुल भी रूढ़िवादी नहीं थे। जो शारदा सदन जो पंडिता रमाबाई ने जो बनाया था, इसके खिलाफ भी जो है वो अपनी पत्रिका में लिखते हैं। शारदा सदन पंडिता रमाबाई के द्वारा विधवा औरतों के लिए बनाया गया था, जहाँ पे उनको आश्रय दिया जाता था, उन्हें सिलाई कढ़ाई वगैरह सिखाया जाता था। लेकिन उसमें काम करने वाली एक कृष्णाबाई जो होती है वो पत्र लिखकर तिलक जी को यह बताती हैं कि तिलक जी, यहाँ जो शारदा सदन की स्थापना हुई है, यहाँ जितनी भी हिंदू विधवा औरतें आती हैं उन्हें उनका कर्मकांड नहीं करने दिया जाता है, अपने धर्म कार्य से उन्हें रोका जाता है और यहाँ पे जो है वो ईसाई बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो तिलक जी जो है वो समझते हैं इन बातों को कि ये जो चंद लोग हैं जो ईसाई धर्म से प्रभावित हैं और जो अंग्रेज जो हैं वो ईसाई धर्म का भारत में प्रचार करना चाहते हैं, इसीलिए सामाजिक सुधार के नाम पर वो हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियों को ज्यादा दिखाते हैं। अब आगे 1907 का समय आता है, सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और यहाँ पे जो है, क्योंकि जब बंगाल विभाजन होता है, जब स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है, तो उस समय कांग्रेस के जो नरम दल के नेता होते हैं वो इस चीज में उतना पार्टिसिपेट नहीं करते, उतना बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेते हैं। लेकिन ये आंदोलन तभी काफी सफल हो गया होता है। और यहाँ पे तिलक जी जो बोलते हैं, जो कांग्रेस की कार्य करने की जो नीति होती है उस पे तिलक जी बोलते हैं कि हम लोग कुछ नहीं करते, हम भारत के लिए कुछ नहीं करते, बस हम साल भर इकट्ठा होते हैं, साल भर में एक बार इकट्ठा होते हैं और मेढक की तरह टर 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 कर कर और फिर चुप हो जाते हैं। यानी कि हम लोग बरसाती मेढक हैं जो आते हैं और एक बार टर टर करके चुप हो जाते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। हमें
अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो बड़ी मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। और वहाँ पे जो है वहाँ नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले थे, बहुत से नेता थे जो इनके उग्र विचारों से सहमत नहीं थे, और तिलक जी जो थे वो उग्र विचारों के थे। इस तरह 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है वो कांग्रेस दो टुकड़ों में बट जाती है, उदारवादी सोच वाले और उग्रवादी सोच वाले। इसमें आपने लाल बाल पाल का नाम बहुत सुना होगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो हैं ये उग्रवादी दल का जो है वो समर्थन करते हैं। और यहाँ पे 1907 में कांग्रेस दो गुटों में बट जाती है, कांग्रेस कमजोर हो जाती है। फिर 1908 में ये होता है कि खुदीराम बोस के द्वारा मुजफ्फरपुर में जो है जिला मजिस्ट्रेट की गाड़ी के ऊपर बम फेंक दिया जाता है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के समर्थन में तिलक जी अपनी पत्रिका मराठा और केसरी में लिखते हैं। अंग्रेज जो थे वो स्वदेशी आंदोलन चलाने की वजह से इन पे अलग से चिढ़े होते हैं, और जब ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का समर्थन कर देते हैं तो इन पे और चिढ़ जाते हैं, और इन्हें जो है इस केस में घसीट लिया जाता है और बोला जाता है कि आप ही के से प्रेरणा लेकर इन्होंने ऐसा काम किया है, और इन्हें जो है वो 6 वर्ष के सजा दे दी जाती है और बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया जाता है। जब तिलक जी बर्मा के मांडले जेल जाते हैं तो वहाँ पे एक इनका नया अध्याय शुरू होता है। वहाँ पे वो एक गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखते हैं जिसे कर्मयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वो गीता में वर्णित कर्मयोग के बारे में बताते हैं। 6 वर्ष की सजा काटने के बाद 1914 में तिलक जी वापस आते हैं और फिर से सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगते हैं, और अब उनका देखते हैं कि मैं जैसा गया था और आया हूँ इसमें काफी बदलाव हो चुका है, क्योंकि नरम दल वाले लोग भी जो थे उस समय तक प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका होता है, और नरम दल के लोग भी जो होते हैं वो ये देखते हैं कि हमारे याचना विनय इस सब का कोई असर नहीं होता है, अंग्रेज जो है वो अपने मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग भी देखती है कि कैसे अंग्रेज जो है प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के खिलाफ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो उस समय परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि सभी को एक होना पड़ता है, और फाइनली जाके कांग्रेस फिर से एक हो जाती है। फिर 1916 में तिलक जी जो है वो एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल की स्थापना करते हैं, होम रूल आंदोलन चलाते हैं, जिसमें लोगों को यह बताया जाता है कि अब हमें स्वशासन चाहिए। इसके लिए वो लोग आंदोलन चलाते हैं। ये आंदोलन काफी अच्छा चलता है, काफी आगे बढ़ता है, लेकिन होता यह है कि एक केस के सिलसिले में तिलक जी इंग्लैंड चले जाते हैं, तो यहाँ पे ये आंदोलन जो है वो थोड़ा स्थिर पड़ जाता है। 1 अगस्त 1920 को जो है वो तिलक जी जो है अपनी अंतिम सांस लेते हैं और इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं, और अपने पीछे छोड़ जाते हैं अपने द्वारा किए गए महान कार्य, जिसकी गाथा आज भी गाई जा रही है और आगे भी गाई जाएगी। अब हम बात करेंगे कि उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो तिलक जी की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना थी वो थी गीता रहस्य, द आर्किटिक होम इन द वेदास, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष। ये तिलक जी की महत्वपूर्ण रचनाएं थी। तिलक जी को भारतीय नेशनल मूवमेंट का भागीरथ ऋषि कहा जाता है। गांधी जी ने इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहकर संबोधित किया। इसके अलावा नेहरू जी ने इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा, तो वहीं वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें फादर ऑफ अनरेस्ट कहा, यानी अशांति का जनक कहा। तो ये था बाल गंगाधर तिलक जी की पूरी जीवनी। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।